हेलो गाइस। सो एक बार फिर से मैं आपके लिए एक सुपर डुपर वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। सो राष्ट्रीय आय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ने से पहले जो है वो मैं आपको बता दूं, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मैं ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर चुका हूँ, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे साथ में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है हमारे कोर्स में क्या क्या है। सबसे पहले तो कोर्स में यूजुअली राष्ट्रीय आय के कोर्स में जो है वो तीन ही चीजें होती है। सबसे पहले उसका कंसेप्ट होता है, दूसरा उसकी गणना कैसे की जाती है, और तीसरा कि उसका वितरण कैसा होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ये तीन चीजें होती है। सबसे पहले अपन उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट पढ़ने से पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की भारत में जो है वो गणना करता कौन। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, सीएसओ बोलते हैं इसको, ये जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ध्यान रखना है इसको। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है। अभी देखते हैं कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो एक साल के अंदर किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, इसमें वस्तुओं और सेवाएं दोनों आ जाती हैं, कि शुद्ध मूल्य का जो योग होता है उसे हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब ये वस्तु एवं सेवाओं का शुद्ध मूल्य क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, ये भी चार तरह का होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। सो अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। सो अपन हर बार यहाँ पे न्यूज़पेपर में या अपन आसपास रिलेटिव से या दोस्तों से बात करते टाइम पे भी ये जीडीपी जो है उसको बार बार यूज करते हैं। तो अपन देखते हैं कि ये जीडीपी आखिर होती क्या चीज है। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, घरेलू। सो इसके अंदर क्या है, अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जो योग है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंग्लिश में जीडीपी। ठीक है। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो कौन जो है वो उत्पादन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ उत्पादन हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। उत्पादन कहाँ होना चाहिए, अपने देश की सीमा में। मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी भी अपने देश की सीमा में उत्पादन करती है तो उसको जीडीपी में ले लिया जाता है। और वस्तुएं और सेवाएं दोनों जीडीपी के अंदर आता है। ठीक है। जीडीपी की लिमिटेशन क्या है, तो जीडीपी के अंदर क्या होता है कि भाई एक तो अपने देश में असंगठित क्षेत्र होता है और कृषि आय होती है। ठीक है। तो ये चीजें जो कि इंसान जो है वो, या असंगठित क्षेत्र में जैसे किसी को कैश में मजदूरी मिल जाती है, या कृषि में जो किसानों को आय होती है, ये जो है वो अनुमानित रूप से इसकी गणना की जाती है। ये इसकी परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं इंडिया में होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कहाँ उत्पादन हो रहा है ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और सारी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जो योग है इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। ठीक है। नेक्स्ट आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये भी एक अगला कंसेप्ट है, इसका जीडीपी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कौन उत्पादन कर रहा है, ना कि कहाँ उत्पादन हो रहा है। ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी का ये फर्क है। जीडीपी में उत्पादन कहाँ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, जीएनपी में उत्पादन कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि केवल और केवल हमारे देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग जीएनपी कहलाता है। ठीक है। इसके अंदर सिर्फ अपने देश के नागरिक जो उत्पादन करेंगे वही गिना जाता है। तो देखो, अब अपने को जीडीपी अपन ने निकाल लिया था। जीडीपी क्या था कि देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं और सेवाएं। ठीक है। उसके अंदर अपन हमारे देश के अंदर जो विदेशी हैं उनकी आय को जो है वो अपन माइनस कर देंगे, और हमारे देश के बाहर जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनकी आय को अपन प्लस कर देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स माइनस एम, विदेशों से अर्जित शुद्ध फैक्टर है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो जीएनपी का फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। इजी है। अभी अपन ये देखते हैं कि भाई अगर कोई अर्थव्यवस्था बंद है, क्लोज्ड इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, कि ना तो हम किसी को हम बाहर जाने देते हैं, ना किसी बाहर वाले को अंदर आने देते हैं। तो इंडिया से ना तो कोई विदेशी बाहर जाए और ना कोई भारतीय, ना तो कोई इंडिया में विदेशी अंदर आए, सॉरी, और ना कोई भारतीय इंडिया से बाहर जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा उत्पादन इंडिया के अंदर ही होगा और इंडिया के ही लोगों के द्वारा होगा। सो जीएनपी और जीडीपी दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जीएनपी जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। और भारत के केस में क्या होता है, जो एक्स होता है वो एम से ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा भारतीय जो है वो भारत के बाहर बसे हुए हैं। ठीक है। तो
ये हो गया हमारा जीडीपी और जीएनपी। अभी अगला पढ़ते हैं। इसके बाद आता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो हर साल जो हमारे कारखानों में जो मशीनें होती हैं, उन मशीनों की जो क्षमता होती है या उनका जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। उस जो प्रतिवर्ष उनकी वैल्यू जो घटती है, अपन ये मानते हैं कि भाई उतना हमारी इनकम जो है वो कम हो गई, उनसे जो इनकम आ रही है लेकिन उनकी वैल्यू कम हो रही है, तो उतनी इनकम हमारी कम हो जाएगी, उसको हम डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास बोलते हैं। सो निवल घरेलू उत्पाद जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जीडीपी में से अगर अपन डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को घटा दें तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। सही सेम चीज है, नेट नेशनल प्रोडक्ट या निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, तो एनएनपी में से एनएनपी को जीएनपी में से अगर अपन मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो वो अपना एनएनपी आ जाएगा, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम क्या बोला है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या फैक्ट्री लागत या स्थायी लागत इसको बोला जाता है, उसको हम लोग जो है वो नेशनल इनकम बोलते हैं। सो एनएनपी फैक्ट्री लागत पर कैसे निकाली जाएगी, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये जो है ये है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस मतलब बाजार भाव पर एनएनपी, उसमें से अगर अपन अप्रत्यक्ष कर को घटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो ये आ जाती है हमारी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। सो अगर हमने यहाँ पे इसको एक चार्ट से समझाए गए हैं सारे जो भी हमारे अब तक अपन ने जो भी पढ़े जीडीपी जीएनपी वगैरह, उनको हम चार्ट से समझा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है जीडीपी। जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा जीएनपी, ठीक है। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को अगर अपन घटा देंगे तो वो आ जाएगी एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे और सब अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, यहाँ पे माइनस जो है यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट या फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट या राष्ट्रीय आय हो जाएगी। उसके बाद में आता है एनएनपी या नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय जो है, उसके अंदर हम लोग ये इसके जो चीजें हैं उसके हमको पूरे फुल फॉर्म दिए गए हैं। तो एनएनपी यहाँ पे आते हैं पर्सनल इनकम, ये एक अलग कंसेप्ट है, तो इसको आप यहाँ से पढ़ लेना कि भाई अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम में से अगर अपन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन से होते हैं, जो कारखाने में जो सब चीजें होने के बाद में जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। उसके बाद नेट इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये तीनों को प्लस करें, और ट्रांसफर्स रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, मतलब विदेशों से जो हमारे ट्रांसफर्स जो आते हैं, पैसा जो आता है उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी इनकी पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और व्यक्तिगत आय जो है उसके अंदर हम पर्सनल टैक्स पेमेंट को तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। पर्सनल टैक्स पेमेंट को माइनस कर देंगे और नॉन टैक्स पेमेंट मतलब जो हमने टैक्स पेमेंट नहीं किया, जो पैसा हमारे पास बचा उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो हमारे खर्च करने योग्य इनकम जो होती है उसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक चार्ट के द्वारा इसको समझाया गया है, ये चार्ट आपको एनसीईआरटी से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, अपन कुछ और चीजें या इसके प्रकार कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने सकल लिख दिया, सॉरी, ये सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। सबसे पहला आता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कौन सी होती है, जीडीपी बाजार मूल्यों पे, मतलब आज मार्केट में जो भी वस्तुओं की चीज प्राइस चल रही है उसके ऊपर अगर अपन जीडीपी निकालते हैं, ठीक है, उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी के बारे में ये चीज ध्यान रखने की है, बाजार की जो भी मतलब उतार चढ़ाव होते हैं उससे ये नॉमिनल जीडीपी प्रभावित होता है, ठीक है। उतार चढ़ाव कौन से, जैसे मुद्रास्फीति हो गया, कंपटीशन हो गया, टैक्स वगैरह बढ़ा दिए घटा दिए, ये सब जो चीजें होती है उससे नॉमिनल जीडीपी ऊपर नीचे होता है। रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी किसको बोलते हैं, कि भाई जो भी जीडीपी कैलकुलेशन करने के लिए क्या सरकार क्या करती है कि एक आधार वर्ष जो है वो निर्धारित कर देती है, ठीक है। ये आधार वर्ष जो है सरकार बदलती रहती है, इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले आधार वर्ष सब चीजों का देख के जाना। तो आधार दरों पर अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी, और ये बाजार के जो ताकतें होती है, बाजार के उतार चढ़ावों से ये प्रभावित नहीं होता है।
फिर आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये लागत मूल्य पर जीडीपी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला था, जीडीपी में से अपन इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगी जीडीपी एट लागत मूल्य पर जीडीपी। ठीक है। उसके बाद आती है एक इंसान मतलब क्रय क्षमता या परचेजिंग पावर पैरिटी। तो किसी भी देश की क्रय क्षमता क्या होती है कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि भाई दो अलग अलग कंट्रीज की अगर अपने को क्रय क्षमता निकालनी है तो सबसे पहले अपन दो बास्केट बनाए जाते हैं, उस बास्केट में दोनों बास्केट में सेम चीजें डाल दी जाती है। ठीक है। उसके बाद में जो है वो वही चीजें भारत में किस मूल्य पर, उस एक फिक्स मूल्य पर भारत में उस उनमें से कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन्हीं मूल्य पर किसी दूसरी कंट्री में जैसे कि अमेरिका में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं, उनका जो तुलना करते हैं उस तुलना को बोलते हैं हम लोग क्रय क्षमता या परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है। एक और कंसेप्ट होता है हरित जीडीपी। हरित जीडीपी के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो कारखानों में उत्पादन करते हैं, यहाँ पे गाड़ियां वगैरह चलती है, ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां चलती हैं, इससे क्या होता है वातावरण में प्रदूषण होता है, सारे जो केमिकल्स वगैरह हम लोग पानी में मिला देते हैं, तो ये सब प्रदूषण को जो है वो एक इसकी एक मौद्रिक रूप में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। कितना प्रदूषण हुआ उसको मौद्रिक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और उस मौद्रिक रूप में परिवर्तित करने के बाद उसे जीडीपी में से माइनस कर दिया जाता है, तो उसके बाद में जो जीडीपी निकलता है उसको हम बोलते हैं हरित जीडीपी। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण अगर हम पढ़ें तो अंदर इसकी कुछ विशेषताएं है कि भाई एक तो भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है। ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास बहुत पैसा है और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे गरीब भी हैं जो कि मनरेगा से छोटी मोटी इनकम अर्जित करके जो है वो अपना गुजारा चलाते हैं। उसके बाद में केंद्रीकृत है, भारत का बहुत सारा पैसा जो है वो कुछ ही कॉर्पोरेट्स के पास में केंद्रीकृत हुआ है। भारत में अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। भारत में कर चोरी, भारत में असंगठित क्षेत्र मतलब जिसको जो है वो संगठित क्षेत्र मतलब जो कॉर्पोरेट्स में जो नौकरी करते हैं उनको जो फायदे मिलते हैं, पीएफ वगैरह होता है, पेंशन वगैरह होती है, ये सब उनको नहीं मिलते। जैसे मजदूर लेबर क्लास जो होती है उनको, या कृषि आय वाले होते हैं तो उसको असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। ये भारत की विशेषता है। कृषि प्रधानता मतलब भारत की जनता का बहुत बड़ा भाग जो है वो कृषि में लगा हुआ है। तो उसके बाद में लाल फीताशाही, श्रम कानून और अफसर राज। यहाँ पे श्रम कानून तो है लेकिन अफसर राज की वजह से जो उनको वो ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं। उसके बाद में कर चोरी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि भारत में राष्ट्रीय आय जो है उसके वितरण को प्रभावित करने वाली चीजें। ठीक है। सो अगर आपको मेरा चैनल या मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर भी करें। और इसके अलावा मैंने जो है वो कुछ और वीडियोस भी बना रखे हैं तो आप प्लीज जाकर के उन वीडियोस को भी देखें और ताकि आपको जो है वो और ज्यादा अच्छा इसका लाभ मिल पाए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।